आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट एट्सेट्रा। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हो, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम जो आपकी स्टार्स हैं या प्लैनेट हैं जो आप स्पेस में देखते हो उनको देखने में ये हेल्प करता है। आप नेक डाई से उनको नहीं देख सकते हो, बहुत सारे आपके प्लैनेट ऐसे हैं जिनको नेक डाई से नहीं देखा जा सकता, तो उनको देखने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको नाम दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसमें हमारी जो सबसे पहला इसमें टर्म रहती है वो रहती है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो आपकी फाइनल इमेज है वो भी आपकी इन्फिनिटी पे ही बनती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे ही होता है और आपकी फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे बनती है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा है कि जब भी कोई पैरेलल रेज आपकी आती हैं कन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो वो पैरेलल रेज फोकस पे जाके मीट करती हैं। तो ये यहाँ पे सारी लाइन एक पॉइंट पे मिलेंगी जाके, और ये आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, FO। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आई लेंस है इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो आई लेंस का फोकस है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, जहाँ पे लाइट मिल रही है, वो दोनों एक ही जगह पे लाई करें। मतलब जो लाइट आपकी मिल रही है यहाँ के, जो A' B' इमेज बना रही है, वो आपकी आई लेंस के फोकस पे ही मिलनी चाहिए। ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस और आई लेंस का फोकस एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। अब क्या हुआ, जो आई लेंस है इसके लिए ये A', B' ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और क्योंकि ये इसके फोकस पे है, जैसा कि हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पे जाके बनती है। तो ये आपकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है। अगर इसको बैकवर्ड मीट करेंगे आप तो आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो इसमें बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने वाली, कि जो आपकी इमेज बनेगी वो आई लेंस के फोकस पे आके मिलनी चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट फर्दर फाइनल इमेज कहाँ बनाए, इन्फिनिटी पे जाके बनाए। ठीक है। तो यही हमने इसमें किया है। आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रही है डिमिनिश्ड होगी साइज में A', B', उसमें आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया है कि आपका जो वो जो A', B' है वो फोकस ऑफ द आई पीस पे जाके मिले। देयरफॉर अ फाइनल हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर वही है जैसे आपने पहले पढ़ी है, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय at the eye by final image to the angle subtended at the eye by the object directly when the final image and the object both lie at infinite distance from the eye। मतलब ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे है और आई जो आपकी इमेज है वो भी इन्फिनिटी पे है। तो कि मैग्निफिकेशन को हम जैसा लिखते हैं मैथमेटिकली, इट इज़ बीटा बाय अल्फा, स्मॉल एंगल के लिए टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल A', B', C2। तो देख सकते हैं आप A', B', C2। ठीक है। ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, ये बना रही है आपकी एंगल बीटा। तो टेंजेंट बीटा कितना आ जाएगा, A', B' अपॉन इसका C2 से डिस्टेंस, दैट इज B', C2 या C2B'। फिर अल्फा एंगल कौन बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है A', B', C1। तो टेंजेंट अल्फा कितना हो गया, A', अपॉन C1B'। तो इस तरह से आपने टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फा निकाल लेने। फिर मैग्नीफिकेशन में इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास बचेगा C1B' अपॉन C2B'। व्हाट इज C1B', अब देख सकते हो व्हाट इज C1B', C1B' इट इज F0। ये राइट साइड में है तो F0, और ये लेफ्ट साइड में है तो इसलिए मैंने इसको -FE लेना है। ठीक है, हम क्योंकि इसको लेफ्ट साइड में ले रहे हैं। तो ये आपका जो है ये आपको दिखा रहा है, इसके लिए क्या दिखा रहा है, आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और दूसरा इमेज का काम कर रहा है। ठीक है। इसको हम जनरली कहें तो आपका F0 जो है वो राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव, और FE आपका लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव। इस वजह से हमारी जो वैल्यू है वो F0 बाय -FE करेगा इसमें वैल्यू। ठीक है। और साथ में एक चीज़ इसमें और नोटिस करने वाली है कि जो लेंथ ऑफ द ट्यूब, हमने माइक्रोस्कोपिक ट्यूब कहा था आपको पिछले टाइम में, लेंथ ऑफ द ट्यूब मतलब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, वो आपका अगर हम ध्यान से देखें तो कितना होगा इस केस में, F0 प्लस FE। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
जो लेंथ उसकी रहती है वो कितनी रहती है, तो आपने याद रखना इट इज़ एफ नॉट प्लस एफ ई। सिंपल आपने दोनों को ऐड करना है और आपको टोटल क्या मिल जाएगा, इसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, या लेंथ ऑफ द ट्यूब मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारी मैग्नीफिकेशन निकली किस केस में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, जब आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट है। दूसरा केस अब हम लेंगे इसमें। दूसरे केस में हमारी जो इमेज है वो आपका क्वेश्चन बनेगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब आपकी फाइनल इमेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक डिस्टेंस पे जाके बनेगी, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, मतलब जो आपका ह्यूमन आई का रहता है 25 सेंटीमीटर। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने वही लेनी है, रियल एंड इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। अब हमें पता है कि अगर आपने इमेज लार्ज साइज में बनवानी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनवानी है, तो आपको जो फाइनल इमेज, जो फर्स्ट इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, वो आई पीस के फोकस के अंदर लेनी पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे जो आपकी इमेज बनी फर्स्ट की, वजह से तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। एफ ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसकी जो फोकल लेंथ है ये है एफ नॉट, यहाँ तक, इधर से लेके इधर तक, जहाँ पे आपकी पैरेलल बीम्स आके मिलती हैं, ठीक है। यही हम फोकस को डिफाइन करते हैं कि पैरेलल बीम जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं वो उस लेंस का फोकस होता है। तो एफ नॉट आपका आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। अब आई पीस को आपने रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से आगे पीछे करके इस तरह से एडजस्ट किया है कि जो फर्स्ट इमेज ए डैश बी डैश बन रही है वो उसके फोकस के अंदर, ये इसका फोकस, उसके अंदर आपने ए डैश बी डैश को लेना है। जब फोकस के अंदर आप ए डैश बी डैश को लोगे तो इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड बनेगी, लार्ज इन साइज, ठीक है। तो ए डैश बी डैश की क्योंकि नीचे की तरफ है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी नीचे की तरफ को ही बनेगी, सेम मतलब सेम डायरेक्शन में बनती है। अगर ये नीचे है तो इमेज भी नीचे ही बनेगी। तो ए डैश बी डैश का ये बन जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश और लार्ज इन साइज ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो ये क्यों बनी, क्योंकि आपने जो फर्स्ट की इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए उसके फोकस के अंदर ली है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी फर्स्ट की इमेज, और ये बनाएगी फाइनल इमेज एट ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। फिर वही आप इसमें डिफाइन करोगे मैग्नीफाइंग पावर को। इस केस में फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी ना बन के एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है और ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रहेगा। तो अगेन मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी बीटा अपॉन अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। फिर वही स्मॉल एंगल के लिए टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। वैसे ही आपने इसमें लेना है ए डैश बी डैश सी टू, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जैसे पिछले केस में किया था, ए डैश बी डैश सी टू और दूसरा आ जाएगा ए डैश बी डैश सी वन। तो वैसे ही आपके एंगल आएंगे इसमें भी, वही डिस्टेंसेज आएंगे सी वन बी डैश अपॉन सी टू बी डैश। लेकिन सी वन बी डैश तो आपका एफ नॉट ही है, क्योंकि आपकी फर्स्ट जो इमेज बन रही है वो फोकस पे ही बन रही है, तो ये तो आपका एफ नॉट ही आएगा। लेकिन इस केस में जो सी टू बी डैश है ये आपका एफ ई नहीं है बल्कि थोड़ा सा पीछे है, जिसको हम यू ई कहेंगे, फोकस के थोड़ा सा अंदर है, इसलिए आपने एफ ई ना लेके यहाँ पे यू ई लेना है। देखो ऊपर भी किया हुआ है एफ नॉट प्लस यू ई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने माइनस यू ई क्योंकि लेफ्ट साइड में है, वैल्यू पुट कर ली एफ नॉट बाय माइनस यू ई। अब ये यू ई के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला हमें पता है, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। अब जो आपकी इमेज है वो लेफ्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, इसलिए v इज इक्वल टू माइनस डी, जो यहाँ पे d आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है जिसको 25 सेंटीमीटर हम लेते हैं। u आपका माइनस लेफ्ट साइड में, और क्योंकि आपका कन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ आपने पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में तो ये वैल्यू आ जाएंगी वन बाई यू ई माइनस माइनस प्लस, और वन बाई डी नेगेटिव है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, वन बाई एफ ई प्लस वन बाई डी। फिर आपने वन बाई एफ ई कॉमन ले लिया, वन, ये वन रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एफ ई बाय डी आ जाएगा। ये मैथ्स है सिंपल, इसको आप देख सकते हो। वन बाई यू ई की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, जो आपके पास इक्वेशन दी गई थी शुरू में, इसको इक्वेशन नंबर वन हम कहते हैं, ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर वन लिया गया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस एफ नॉट बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी। तो ये जो आपका यहाँ पे आपने इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है।
अब लेंसेज के केस में जब हम लेंस यूज़ करते थे पहले, आज के टाइम में हम लेंस का यूज़ नहीं करते हैं, आज के टाइम में हम मिरर का यूज़ करते हैं टेलीस्कोप में। तो पहले जो लेंस यूज़ करते थे उसमें हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट आते थे। अब दो तरह के डिफेक्ट कैसे आते थे, एक आता था इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन और एक आता था आपका स्फेरिकल एब्रेशन। अब ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, पहले हम इसको देखेंगे। आपको पता है वाइट लाइट जब आती है, फॉल करती है सरफेस पे, तो वाइट लाइट में 7 कलर रहते हैं। 7 कलर में आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या है, अलग अलग एंगल पे डेविएट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है रेड कलर आपका लीस्ट डेविएट होता है और जो वायलेट कलर है वो आपका मैक्सिमम डेविएट करता है, ठीक है। तो आपका जो वायलेट कलर है वो यहीं पे मीट कर जाएगा और रेड कलर यहाँ पे जाके मीट करेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, आपको एक स्पेक्ट्रम सा दिखना शुरू हो जाएगा। वाइट लाइट ना दिख के क्या होगा, एक ब्लर्ड इमेज दिखनी शुरू होगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखाई देंगे, आपको अच्छी पिक्चर नहीं दिखाई देगी। तो अलग कलर की अलग अलग डेविएशन होने की वजह से जो आपको इमेज अच्छे से नहीं दिखती है, इसको नाम देते हैं हम क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, तो ये हुई क्रोमेटिक एब्रेशन जो लेंसेज में रहती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, लेंसेज को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन हो जाती है, ठीक है। और आता है एक स्फेरिकल एब्रेशन, एक टर्म आती है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन में अगर आप बड़ा अपर्चर ले लेते हो, ठीक है, और एक ही लाइट, मानो ब्लू कलर मैंने ले लिया, तो ब्लू कलर जो अंदर से आ रहा है वो आपका ज़्यादा लेंस को पास कर रहा है, मोटाई ज़्यादा है यहाँ लेंस की, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, इसकी कन्वर्जिंग जल्दी हो जाएगी। लेकिन जो बाहर है इसकी थिकनेस कम होने की वजह से ये आपका थोड़ा लेट कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये दोनों आपके डिफरेंट पॉइंट पे फोकस बनाएंगे, तो अलग अलग पॉइंट पे फोकस बन रहे हैं, इसलिए इस केस में भी ब्लर्ड इमेज आपको दिखाई देगी। तो ब्लर्ड इमेज दिखाई देने की वजह से हम क्या करते हैं, बड़े अपर्चर नहीं ले पाते हैं। अगर बड़े अपर्चर लेंगे तो आपको साफ पिक्चर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हर एक जो ऊपर से लाइट आ रही है वो अलग फोकस बना रही है, जो अंदर से लाइट आ रही है वो अलग फोकस बना रही है। इस वजह से इमेज आपकी साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि साफ इमेज कब दिखाई देगी, जब सारी लाइट एक ही पॉइंट में मिले, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा बड़े अपर्चर वाले लेंस नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन की वजह से हम लेंसेज को अवॉइड करते हैं। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने एक नए तरह के टेलीस्कोप बनाए जिनका नाम था रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसको हम कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप भी कहते हैं। कैसिग्रेनियन ने क्या किया, एक अरेंजमेंट बनाई, उसने यहाँ पे कनकेव मिरर लिया, यहाँ पे कनकेव मिरर लिया और उसके सामने कन्वेक्स मिरर रख दिया। जब आपकी प्लैनेट से लाइट आएगी, ज़्यादातर जो प्लैनेट और आपके स्टार से लाइट आती है उसको हम पैरेलल बीम ही लेते हैं, क्योंकि वो हम उनको इन्फाइनाइट पोजीशन ही कंसीडर करते हैं ऑलमोस्ट। तो दूर से जो लाइट आती है उसको पैरेलल बीम ही लेते हैं। तो पैरेलल बीम्स जब आती हैं तो वो मिरर से टकरा के क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, क्योंकि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज होंगी और कन्वेक्स मिरर पे जाके वो थोड़ी सी डाइवर्ज होके आपको आई पीस पे फाइनल इमेज बना के देंगी, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को नाम दिया गया था कैसिग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। एक और बनाया गया था न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या किया गया है, आपकी पैरेलल बीम को कनकेव मिरर पे लिया गया, कनकेव मिरर पे लेके फिर आपके 45 डिग्री पे एक प्लेन मिरर रखा गया है। तो ये कन्वर्ज करेंगी लाइट को और वो 45 डिग्री पे जाके टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट होंगी और जाके आई पीस, जो उस इमेज को मैग्नीफायर का काम करेगा, ये आई पीस मैग्नीफायर का काम करेगा। इसमें आपके प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखे गए हैं और ये आपको आई के ऊपर एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बना के देगा, ठीक है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट था इसको बोला गया न्यूटोनियन टाइप, और ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं कैसिग्रेनियन टाइप, ठीक है। दोनों ही केस में मिरर यूज़ किए गए हैं, इसलिए इनको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहा गया है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन F0/FE करके आप ले सकते हो, कैलकुलेशंस नहीं है इसमें। हाँ, इसके अंदर एडवांटेजेस आपको एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। तो एडवांटेजेस में क्योंकि मिरर है तो क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होती है, ठीक है। और स्फेरिकल एब्रेशन भी रिड्यूस की गई है बाय प्रोवाइडिंग अ पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड मतलब पैराबोला की तरह शेप में एक मिरर लिया गया है, ये भी आपकी स्फेरिकल एब्रेशन को मिनिमाइज करता है, ठीक है। इमेज जो बनती है वो ब्राइटर होती है, ज़्यादा अच्छी क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। मिरर रिक्वायर्स ग्राइंडिंग, आप अगर मिरर की पॉलिशिंग करना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक साइड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंस में तो दोनों तरफ से साफ करना पड़ेगा। हाई रेजोल्यूशन आपको मिलती है, अच्छी क्लियर पिक्चर मिलती है लार्ज अपर्चर पे। अब मिरर वेज मच लेस देन द लेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल इक्वलिटी, तो आपका वेट भी इसमें कम हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है।